नमस्कार। एपीएन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव से। बिहार में दूसरे चरण के मतदान होने को हैं, इसको लेकर नेता जगह जगह चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। पीएम मोदी बिहार के बेतिया पहुंचे, जहां उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपनी जनसभा में सोशल मीडिया पर वायरल एक बच्चे के वीडियो का जिक्र करते हुए कहा कि जब पत्रकार उस बच्चे से पूछते हैं कि क्या बनना चाहते हो, तो बच्चा कहता है कि मैं रंगदार बनना चाहता हूं। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार अभियान आज शाम 5 बजे खत्म हो जाएगा। इस यहां की मिट्टी में जन्मे राजकुमार शुक्ल और प्रजापति मिश्र का स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान है। यहीं पर गांधी जी को महात्मा की उपाधि मिली थी। साथियों, चंपारण सत्याग्रह की ये धरती, ये संकल्प की धरती है। आज जब हम विकसित बिहार का संकल्प लेकर चले हैं, तो तब फिर से चंपारण की भूमिका बहुत अहम है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार अभियान आज शाम 5 बजे खत्म हो जाएगा। इस चरण के अंतिम दौर में सभी बड़े राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। नेता आज भी राज्य के अलग अलग जिलों में रैलियां और जनसभाओं के जरिए मतदाताओं से समर्थन मांगेंगे। इस दूसरे चरण में राज्य के 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर मतदान 11 नवंबर मंगलवार को होगा। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। इन जिलों में शामिल हैं पश्चिम और पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर शामिल हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 121 सीटों पर वोटिंग के बाद अब बारी दूसरे चरण की है। दूसरे चरण में 18 जिलों की 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला मतदाता 11 नवंबर को होगा। यही वजह है कि राजनीतिक दलों ने एक दूसरे पर सीटों पर प्रचार की ताकत झोंक दी है। दूसरे चरण में यूपी की सीमा से सटे बिहार की सीटों से लेकर चंपारण बेल्ट, मिथिलांचल और सीमांचल क्षेत्र की सीटों पर मतदान होगा। इस तरह पहले चरण में एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी की साख दांव पर लगी हुई है, तो दूसरे चरण में बीजेपी का असल इम्तिहान होना है। वहीं महागठबंधन में आरजेडी ही नहीं, कांग्रेस को भी साबित करने का चैलेंज होगा। तो असदुद्दीन ओवैसी को बिहार में अपनी साख बचाए रखने की चुनौती है। 2020 में ओवैसी ने इसी चरण की सीटों पर जीतकर सभी को चौंका दिया था। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं। बिहार के दूसरे चरण में कहां-कहां मतदान, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए डाले जाएंगे वोट। दूसरे चरण में 18 जिलों की 122 सीटों पर चुनाव है। दूसरे चरण में गया जिले की 10 सीटों पर मतदान, कैमूर जिले की 4, रोहतास जिले की 7 सीटों पर डाले जाएंगे वोट, औरंगाबाद जिले की 6, अरवल जिले की 2 सीटों पर मतदान, जहानाबाद की जिले की 3, नवादा जिले की 5 सीटों पर डाले जाएंगे वोट, भागलपुर जिले की 7, बांका जिले की 5 सीटों पर मतदान, जम्मू जिले की 4, सीतामढ़ी जिले की 8, शिवहर जिले की 1 सीट पर मतदान, मधुबनी जिले की 10, सुपौल जिले की 5 सीटों पर डाले जाएंगे, पूर्णिया जिले की 7, अररिया जिले की 6 सीटों पर मतदान, कटिहार जिले की 7, किशनगंज जिले की 4 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, पूर्वी चंपारण जिले की 12 सीटों पर मतदान, पश्चिम चंपारण जिले की 9 विधानसभा सीटों पर डाले जाएंगे वोट।
अगली खबर लेंगे। बिहार चुनाव 2025 का आखिरी चरण बन गया है एक भीषण राजनीतिक रण। एक तरफ है एनडीए, जहां नीतीश कुमार और योगी आदित्यनाथ विकास के साथ हिंदुत्व का कार्ड खेल रहे हैं। दूसरी तरफ है महागठबंधन, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, जो जातीय जनगणना और रोजगार के वादों के सहारे मैदान में है। लेकिन असली खेल इस बार 80 बनाम 20 का है, यानी हिंदू बनाम मुस्लिम ध्रुवीकरण। तेजस्वी यादव के वक्फ कानून को रद्द करने वाले बयान ने चुनावी फिजा गर्म कर दी है। योगी आदित्यनाथ ने इसे मुद्दा बनाकर कहा कि तेजस्वी आएंगे तो वक्फ कानून हटाएं या नहीं, लेकिन शरिया कानून जरूर लाएंगे। वहीं असुद्दीन ओवैसी ने भी मल्ला का बेटा डिप्टी सीएम हो सकता है तो मोहम्मद का क्यों नहीं कहकर सियासत को और भड़का दिया। अब बिहार का सवाल है कि क्या धर्म की राजनीतिक विकास पर भारी पड़ जाएगी, या फिर जनता विकास और रोजगार के मुद्दों पर वोट देगी। ये चुनाव सिर्फ सरकार बनाने का नहीं, बल्कि बिहार की राजनीतिक की दिशा तय करने वाला है। अगली खबर है समस्तीपुर से। समस्तीपुर में सड़क पर वीवीपीएटी पर्चियां बिखरी मिलने के मामले में मचे सियासी घमासान पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने प्रतिक्रिया दी। रवि किशन ने कहा कि पहले विपक्ष का दर्द समझना होगा। पहले चरण के मतदान में पिछड़ने के बाद विपक्ष अपने बाल नोच रहा है। उनके ऊंट पटांग बयान उनकी बहुत बुरी हार की छपछटाहट है। वहीं पीएम मोदी के कट्टा वाले बयान पर रवि किशन ने कहा कि सबको याद रखना चाहिए कि बिहार में पहले कट्टा चलता था, अब आरजेडी की सरकार नहीं है, तब उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है। अगर उनकी सरकार होती तो क्या होता, ये सोचने वाली बात है। अगली खबर है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कुशीनगर के दौरे पर आ सकते हैं। जानकारी के अनुसार बिहार चुनाव से लौटते समय सीएम योगी अपराह 3:30 बजे कुशीनगर पहुंचेंगे। अपने दौरे के दौरान वो कुशीनगर बौद्ध भिक्षु संघ के अध्यक्ष भदंत ज्ञानेश्वर को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इसके साथ ही सीएम योगी निर्माणाधीन कृषि विश्वविद्यालय का निरीक्षण भी कर सकते हैं। प्रशासन ने मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा और व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम किए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज एमपी के पचमढ़ी की खूबसूरत वादियों में जंगल सफारी के लिए निकले। 2 दिनों से मध्य प्रदेश के हिल स्टेशन पर प्रवास कर रहे राहुल गांधी ने प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाया। सुबह राहुल गांधी का काफिला रविशंकर भवन से रवाना हुआ। जानकारी के अनुसार जंगल सफारी का कार्यक्रम देर रात तय किया गया, जिसके बाद रात भर तैयारी की गई। सुबह काफिला पनार पानी गेट पहुंचा, जहां से राहुल गांधी और जीतू पटवारी ने जिप्सी में बैठकर सफारी शुरू की। इस दौरान राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी हुए हैं। उस डाटा को देखने के बाद लग रहा है कि यही मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी हुआ है। अब एमआईआर के जरिए उसको कवर करने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी ने कहा, हमारे पास डिटेल में जानकारी है, धीरे धीरे उसका उतना ही खुलासा करेंगे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है, बाबा साहब के संविधान पर आक्रमण हो रहा है। अमित शाह जी, मोदी जी और ज्ञानेंद्र जी साथ में मिलकर यह कर रहे हैं। इसमें देश का सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, भारत माता का नुकसान हो रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शिवसेना प्रवक्ता संजय निरूपम ने बिहार चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दावे का समर्थन किया है। निरूपम ने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बनना तय है। उन्होंने नीतीश कुमार की अच्छी छवि और उनके प्रति पिछड़े तबके, महिलाओं और तथा बीजेपी समर्थकों में मौजूद उत्साह को इस चुनाव की बड़ी ताकत बताया। निरूपम के अनुसार इस जोश को देखते हुए बिहार चुनाव के नतीजे बेहद अप्रत्याशित होंगे
और एनडीए को बड़ी जीत मिलेगी। वहीं लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के एनडीए में आने की अटकलों पर निरुपम ने कहा कि तस्वीर 14 नवंबर के बाद ही साफ होगी। पहले चरण में बम्पर वोटिंग हुई है। सभी दल अपने पक्ष में वोटिंग का दावा कर रहे हैं। नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिख रही है और जब ऐसा होता है और मतदान प्रतिशत बढ़ता है तो यह सरकार की वापसी का संकेत है। एनडीए की सरकार बिहार में आ रही है, इस बात पर किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जी की छवि बहुत अच्छी है। उनके लिए जिस प्रकार से पूरे बिहार के जो पिछड़े तबके के लोग हैं, उनके अंदर जो उत्साह है, महिलाओं में जो उत्साह है, और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े जो वोट हैं, उनके अंदर भी नीतीश कुमार को दोबारा, उनकी सरकार दोबारा आनी चाहिए, इसके लिए ज़बरदस्त उत्साह है। और उन उत्साहों को देखते हुए यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बिहार के चुनाव नतीजे जो होंगे, अब तक के सबसे अप्रत्याशित चुनाव नतीजे होंगे और इसमें एनडीए की सरकार बड़े पैमाने पर, निश्चित तौर पर सरकार बहुत बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ रही है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने भुवनेश्वर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने की थी। उनकी पार्टी देश भर में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक न्याय के लिए निरंतर काम कर रही है। भुवनेश्वर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अठावले ने कहा, मैं 2016 से नरेंद्र मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हूं। इससे पहले मैंने कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन के तहत 3 बार लोकसभा सदस्य के रूप में कार्य किया। अब मैं मोदी सरकार के राज्यसभा सदस्य के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल पूरा कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि मैं तीसरे कार्यकाल के लिए भी चुना जाऊंगा। मेरी पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का एक अभिन्न अंग है। कांग्रेस की आलोचना करते हुए अठावले ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में भ्रष्टाचार था और केवल बातें होती थीं, वास्तविक विकास नहीं हुआ। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1 साल भर के अंदर हम 3 नंबर पर पहुंचेंगे। तो ये भारत की इकोनॉमी अच्छी बढ़ रही है और मेक इन इंडिया का नारा, मेड इन इंडिया का नारा नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। स्वदेशी को बहुत ही ज़्यादा कीमत देने का हमारी सरकार का प्रयत्न है। कोई भी चीज़ हम भारत के बाहर से नहीं लाएंगे, हर प्रोडक्ट हम यहाँ पर बनाएंगे और उस प्रोडक्ट से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा, इकोनॉमी भी और भी अच्छी डेवलप हो जाएगी। और 10 सालों में हमने एक बड़ा काम मोदी सरकार ने किया है कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं। अगली खबर झारखंड से है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बार फिर प्रवासी कामगारों के मसीहा साबित हुए हैं। उनकी संवेदनशीलता, त्वरित पहल के कारण अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया में फंसे झारखंड के 48 प्रवासी कामगारों की सुरक्षित वापसी संभव हो पाई है। बीते 3 महीनों से एक वेतन न मिलने और आर्थिक संकट से जूझ रहे इन कामगारों की मदद के लिए मुख्यमंत्री ने तत्काल कार्यवाही का निर्देश दिया था। जैसे ही मुख्यमंत्री को कामगारों की परेशानी की जानकारी मिली, उन्होंने इसे गंभीरता से लेते हुए श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के अधीन राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष को सक्रिय किया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर विभाग ने तत्परता दिखाते हुए भारतीय दूतावास और संबंधित एजेंसियों के सहयोग से पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आईडब्ल्यूपीसी के कार्यक्रम में शरीक हुए जस्टिस सूर्यकांत ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, यह स्वीकार करना जरूरी है कि एआई के खुलेआम उपयोग के खतरे हैं। इससे गोपनीयता और सुरक्षा प्रभावित होती है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि महिला पत्रकारों को छेड़खानी की गई तस्वीरों और ट्रोलिंग के जरिए अनुचित तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। जस्टिस सूर्यकांत ने महिला पत्रकारों के ऑनलाइन शोषण की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि एआई टूल का इस्तेमाल हथियार के तौर पर किया जा रहा है।
और महिला पत्रकारों को अनुचित तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। एक जिम्मेदार लोकतंत्र होने के नाते हम ऐसी घटनाओं को सामान्य नहीं मान सकते। उन्होंने कहा कि संविधान में दिए गए अधिकार और स्वतंत्रताएं हैं, इसके कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिला पत्रकारों और झूठे आरोपों और झूठे नैरेटिव की शिकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े प्रोटोकॉल और नियमों की जरूर है। जस्टिस सूर्यकांत ने इसके लिए एथिल रिफॉर्म और डिजिटल ट्रेनिंग दिए जाने का सुझाव किया। अगली खबर दिल्ली से है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि एटीसी के मैसेजिंग सिस्टम में तकनीकी खराबी आई, जिससे कई फ्लाइट्स देरी से चली, कुछ रद्द हो गईं। इस दौरान सैकड़ों यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि इस घटना ने भारत को पूरी एयर ट्रैफिक कंट्रोल तकनीकी पर लंबे समय से चली आ रही चेतावनियों को फिर से उजागर कर दिया। एयर मैनेजिंग सिस्टम में आई तकनीकी खराबी को लेकर कई महीने पहले ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल गिल्ड ने अधिकारियों को आगाह किया था कि देश के ऑटोमेशन सिस्टम में परफॉर्मेंस में गिरावट आ रही है। दिल्ली, मुंबई समेत कई बड़े हवाई अड्डों पर यह सिस्टम अक्सर धीमा हो जाता है। साथ ही डेटा प्रोसेसिंग में भी देरी देखी जा सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली एनसीआर में हवा दम घोटू हो गई है। राजधानी के विभिन्न इलाकों में हवा की गुणवत्ता गरीब श्रेणी में दर्ज की गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक राजधानी के विभिन्न इलाकों का AQI 400 पार कर गया। आज सुबह 7 बजे दिल्ली का औसत AQI 391 दर्ज किया गया। इसके अलावा गाजियाबाद के वसुंधरा में 421, नोएडा सेक्टर 62 में 410, गुरुग्राम सेक्टर 51 में 260 और फरीदाबाद सेक्टर 11 में 275 दर्ज किया गया। वहीं दिल्ली के आनंद विहार में गंभीर श्रेणी में AQI 412, अलीपुर में 415, अशोक विहार में 416, चांदनी चौक में 409, द्वारका में 306, दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास 358, ITO में 420, लोधी रोड में 377, एम्स के पास 421 और जहांगीरपुरी में 433 रिकॉर्ड किया गया। आपको फिर से बता दें, दिल्ली एनसीआर में हवा बहुत दमघोटू हो गई है। राजधानी के विभिन्न इलाकों में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक राजधानी के विभिन्न इलाकों का AQI 400 पार कर गया। आज सुबह 7 बजे दिल्ली का औसत AQI 391 दर्ज किया गया। इसके अलावा गाजियाबाद के वसुंधरा में 421, नोएडा सेक्टर 62 में 410, गुरुग्राम सेक्टर 51 में 260 और फरीदाबाद सेक्टर 11 में 275 दर्ज किया गया। वहीं दिल्ली के आनंद विहार में गंभीर श्रेणी में AQI 412, अलीपुर में 415, अशोक विहार में 416, चांदनी चौक में 409, दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास 358, ITO में 420, लोधी रोड में 377, एम्स के पास 421 और जहांगीरपुर में 433 रिकॉर्ड किया गया। नजर डालते हैं अगली खबर पे। उत्तर भारत में सर्दी ने रफ्तार पकड़ ली है। हिमाचल और राजस्थान में तापमान लगातार गिर रहा है, जबकि पश्चिम बंगाल में भी अगले कुछ दिनों में ठंड बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। हिमाचल के ताबो में -2.0 और कुकमेसेरी में -2.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिमी हवाओं के असर से आने वाले हफ्ते में पहाड़ी राज्यों समेत राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में ठंड और बढ़ सकती है। नवंबर के मध्य तक न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री और कमी आने की संभावना है। जयपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि राजस्थान के सीकर जिले में न्यूनतम तापमान गिरकर 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो इस मौसम का सबसे कम तापमान है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।